नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर दमदार देख रहे हैं आप, मोहताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर रही है और इसकी काफी चर्चा हो रही है। देखिए, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने कहा कि बुर्का पहनने वाली बेटी एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी और अब इसको लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। दरअसल बीएमसी चुनाव के लिए ओवैसी लगातार महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। कल सोलापुर की जनसभा में ओवैसी ने यह बयान यहां पर दिया है, जिसके बाद सियासी विवाद शुरू हो गया है। पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखा आपने, मौका बीएमसी चुनाव के प्रचार का था, लेकिन वहां पर ओवैसी साहब का ये बयान जो है वो एक सियासी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। ओवैसी के इस बयान पर नीतीश राणे ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री नीतीश राणे इस पर बोले कि हिजाब वाली ना मेयर बनेगी ना ही पीएम बनेगी। हिजाब वाली पीएम के लिए ओवैसी पाक चले जाएं, ये नीतीश राणे ने इसका जवाब देते हुए ओवैसी के इस बयान पर निशाना साधा है। तो यहां पर टिप्पणी करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि हिजाब वाली पीएम अगर चाहिए तो फिर ओवैसी इसके लिए पाकिस्तान जाए। इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद, कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहिए तो वो बुरके वाली और हिजाब वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। ओवैसी साहब ने कहा संविधान की बात है, संविधान का हवाला दिया। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही मुल्क है पाकिस्तान, जहां पे ऐसा होता है कि कोई बनेगा। भारत के अंदर तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान चलता है। उस संविधान के हिसाब से कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, मेयर, कोई भी बन सकता है। संविधान के हवाले की बात की उन्होंने कहा कि एक दिन इंशाअल्लाह मेरे जीते जी नहीं तो हमारे बाद में भी हमारा ये अरमान है कि एक हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तो पूरी संविधान की बात की है, कौन सी गलत बात की, तो उनको क्यों इतना वो लग जाता है खराब। अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, देखिए, पहले बुरके वाली मेयर फिर पीएम, इस बयान ने एक हलचल वहां पर पैदा कर दी। जाहिर तौर पर तीखी प्रतिक्रियाएं पर आ रही हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट जरा आप बताइए कि ओवैसी साहब इस बयान के साथ कहां पर नजर बनाए हुए? महाराष्ट्र में बहुत सालों बाद महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि काफी सारे नेता महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में जाके अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जो बहु इलाके है, खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, फिर चाहे वो नॉर्थ महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा, वहां पे जाके उन्होंने ये टिप्पणी की। सोलापुर में वो बात कर रहे थे जहां पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करते हुए बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात या धर्म से आता होगा, उसे भारत का पंतप्रधान बनने का पूरी अनुमति है। दूसरी तरफ उन्होंने उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया और कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में दरअसल मुस्लिम आदमी ही तो उनके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए नीतीश राणे, जो कि काफी ज्यादा समय से ओपोनेंट्स के हिसाब से इलेक्शन को कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस उन्होंने एक तरीके से वही रिएक्शन दिया है और ये भी क्लेम कर दिया है कि भारत जो ऑलरेडी उनके हिसाब से एक हिंदू राष्ट्र है, वहां पे ऐसी कोई भी गतिविधि सही नहीं जाएगी। और उन्होंने एक सलाह दी है असदुद्दीन ओवैसी को कि अगर उन्हें ये अपनी आशा पूरी करनी है तो उन्हें आगे जाके कराची या इस्लामाबाद में करनी पड़ेगी, बट भारत जैसे एक हिंदू राष्ट्र में वो ये चीज कर नहीं सकते। और इसी के कारण हम देख सकते हैं ये जो मुद्दा जो मुंबई की बीएमसी इलेक्शन से शुरू हुआ और फिर महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में गया, इसके ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से एक कड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों 2026 में भी महाराष्ट्र के जो स्थायी इलेक्शन है, जो लोकल इलेक्शन है, उनको कम्युनलाइज करने की जरूरत क्यों आ पड़ी। बिल्कुल बड़ा सवाल है ये अनुज, और इसको देखिए आप, एक बयान जिसमें बुर्का और हिजाब की सियासत वहां पर गरमा रही है। नीतीश राणे जवाब में यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कहकर जो है निशाना साध रहे ओवैसी साहब पर। बहरहाल इस पर किस तरह का असर होता है वो तो आगे यहाँ पर पता चलेगा। शुक्रिया अनुज आपका इस सब अपडेट के लिए। उधर आप देखिए प्रतिक्रियाएं, जैसे कि हमने आपको बताया, लगातार इस पर आ रही हैं। ओवैसी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या बोले हैं ये भी आप जान लीजिए। ओवैसी के मन में गजवाए हिंद है, ये उनका कहना है। ओवैसी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। आपको दिखाते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा है इस पर। अभी बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कहते हैं बुर्का वाली होगी,
कभी प्राइम मिनिस्टर बुर्का वाली होगी, क्या फैलाना चाहते हैं? अरे यहाँ तो राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन अगर ओवैसी साहब आपके मन में गजबाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में, अब वो नहीं होने वाला। किसी को भी कोई भी बन सकता है, उसके पहनावे पे वोटिंग नहीं होती है ना। संविधान में कहीं है ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही पीएम होगा, ये कपड़ा नहीं, या ये भाषा बोलने वाला पीएम होगा, या इस धर्म का व्यक्ति पीएम होगा। संविधान सम्मत जो चीजें हैं उसको व्यर्थ की कंट्रोवर्सी में डाल करके वो जो डेली नफरत का सैलाब बढ़ता जा रहा है ना, हम उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने, पहले ही तीखी प्रतिक्रियाएं पर आना शुरू हो गई हैं। इस पर और अपडेट आपको देंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि भारतीय सभ्यता की महानता पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमने मंदिर नहीं तोड़े, न ही लूटे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लेकिन हम खतरों को पहचानने में चूके हैं। अतीत की गलतियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। अतीत के सबक भूले तो देश का दुर्भाग्य होगा। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। अखिलेश जी, एक बड़ा संदेश यहाँ पर अजीत डोभाल की तरफ से कि हमने मंदिर नहीं तोड़े, लूटे नहीं है, लेकिन हम खतरों को पहचानने में चूके हैं। बताइए कहां पर बोल रहे थे और क्या संदेश है इन बातों के पीछे? देखिए, एक ऐसे समय जबकि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच रहे हैं और अगले 3 दिनों तक गुजरात में रहेंगे और स्वाभिमान को लेकर के, सोमनाथ को लेकर के जो पूरा देश में एक तरह का जागरूकता अभियान चलाया गया, उसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए कि किस तरह से अजीत डोभाल आगाह कर रहे हैं कि जो हमारा इतिहास रहा है उससे हमें सीखने की आवश्यकता है कि 1000 साल पहले हम जो है आक्रांताओं के प्रति उदासीन रहे, आपस में एकता नहीं थी, फूट थी, और यही कारण है कि दूसरे देशों से लोग आए और उन्होंने हमारे मंदिरों को लूटा, तोड़ा और हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम अपने मौजूदा खतरों को समझने में विफल रहे हैं, उदासीन रहे, इसलिए हमको इस वक्त मिला। आज ऐसे समय जबकि भारत होस्टाइल नेबर से घिरा हुआ है, पाकिस्तान हर दिन भारत में जो है प्रायोजित आतंकवाद फैलाता है, चीन जो है सीमा पर लगातार एक खतरे के तौर पर मौजूद है, बांग्लादेश में आंतरिक जो है अव्यवस्था फैली हुई है, अराजकता है, तो ऐसी स्थिति में भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ये एक संदेश भी अजीत डोभाल की तरफ से और मौजूदा हालात को लेकर इतिहास का हवाला देते हुए एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ पर कही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। आगे बढ़ते हैं और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। यहाँ पर केसी त्यागी को लेकर जेडीयू में विवाद नजर आ रहा है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने यहाँ पर कहा कि केसी त्यागी का अब पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि जेडीयू में पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर एक्शन जो है वो लिया गया है पार्टी के कुछ नेताओं पर, और अब यहाँ पर ये बड़ा बयान जो जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन वो दे रहे हैं कि केसी त्यागी का पार्टी से कोई संबंध अब नहीं है। आपको बता दें कि केसी त्यागी
नीतीश कुमार जी का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज हुआ तो आवेदन दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा गया, जो किसी को नसीब तकदीर में नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। तो वो उसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया था, मांग किया था। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया, नीतीश कुमार जी को सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिला, नीतीश कुमार जी को मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड मिला। ऐसे दर्जनों अवार्ड मिले हैं। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। तो देखा आपने, सियासत यहां पर जमकर हो रही है। बिहार में जेडीयू के भीतर किस तरह की बातें यहां पर चल रही हैं, यहां पर देखना होगा। लेकिन केसी त्यागी को लेकर ये बड़ी बात था, जो उनके प्रवक्ता हैं वो यहां पर दे रहे हैं। राजीव रंजन ने इस पर क्या कहा, वो भी जरा आप देखिए। कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, पूरी तरह से राज्य की जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के अनेक बयान आते रहे हैं और दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो पार्टी में है या नहीं, ये भी आम कार्यकर्ता को नहीं पता है। उनके बयान निजी क्षमता में लगातार आ रहे हैं, पार्टी का उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है। सत्य की जीत तो हो रही है। भ्रष्टाचार का जो ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ परिवार है, अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। और अगर जरा भी सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की परवाह है तो लालू प्रसाद जी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष के पद से तेजस्वी यादव को भी एक फैसला लेकर के खुद को अलग करना चाहिए। तो देखिए आपने प्रतिक्रियाएं। रमन हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। रमन बताइए, जेडीयू के भीतर ये क्या चल रहा है और केसी त्यागी को लेकर इतने तल्ख क्यों हो रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। और इसको लेकर जेडीयू के जितने भी नेता है, चाहे नीरज कुमार हो या उनके मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन हो, उन्होंने भी साफ कहा है कि ये केसी त्यागी का अपना निजी बयान है, पार्टी का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं। और अब जैसे कि राजीव रंजन ने बताया है कि उनके पत्र का जो स्थापत्य है वो उनके खुद से है और बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और पार्टी में उनकी भूमिका क्या है, वो पार्टी में है भी कि नहीं भी है, इसको लेकर भी जो मुख्य प्रवक्ता है, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने भी साफ तौर पर अपना बयान दिया है। और अब बताया जा रहा है कि केसी त्यागी को जेडीयू से निकाल दिया गया है क्योंकि लंबे वक्त से पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि केसी त्यागी जेडीयू में है या जेडीयू में नहीं है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है कि पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि पहले भी पार्टी से 12 लोगों को बिहार यूनिट से निष्कासित किया गया और अब बताया जा रहा है कि जेडीयू से केसी त्यागी को भी अलग किया गया है। ये 12 लोग कौन हैं रमन, और अचानक से इस तरह का फैसला जेडीयू में? क्या अंतर कलह कुछ यहां पर चल रही है, कुछ नाराजगी है, यहां पर दो खेमे दिख रहे हैं क्या? जी देखिए, जिस तरीके से जो स्टेटमेंट आया था केसी त्यागी को लेकर, उनके प्रधानमंत्री को पत्र को लेकर, तो उससे तो साफ हो गया कि दो खेमों में, जो विचारधाराओं में जेडीयू दिख रही है। और बिहार यूनिट के कई ऐसे नेता थे जो कि बिहार लेवल के ऐसे नेता थे जो पार्टी के विरोध गतिविधियों में शामिल थे, कहीं ना कहीं वो बीजेपी के संपर्क में थे या फिर कहीं और बात करें तो आरजेडी के संपर्क में थे। उन सभी नेताओं पर जो है वो कार्रवाई की गई है और ऐसे कई नेताओं को जो लोकल लेवल के नेता है उनको पार्टी ने सस्पेंड भी किया है। तो जेडीयू में देखिए अब ये एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं अपने ऐसे नेताओं के ऊपर जिनकी राय जो है अब थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका रमन इस सब जानकारी के लिए। ये ताजा अपडेट हैं जो बिहार की सियासत से आ रहे हैं, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं दिल्ली के तुर्कमान गेट केस से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर। 4 और आरोपियों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है और मामले में अब तक कुल 16 आरोपी
अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ महिलाओं पर भी पत्थरबाजी के आरोप लगे हैं। जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ महिलाएं भी नजर आई हैं और अब वो भी जांच के दायरे में हैं। हिंसा में कुछ महिलाओं की पहचान भी यहां पर की गई है, यह भी बताया जा रहा है। आरोपियों पर पुलिस अब कड़ा एक्शन यहां पर ले सकती है। तो अब तक कुल 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, फिर 6 उसके बाद हुए, फिर 1 की और गिरफ्तारी हुई और अब 4 और लोग यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। इस तरह अरेस्ट लोगों का नंबर 16 यहां पर पहुंच चुका है। जो तुर्कमान गेट पर हिंसा हुई थी, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, उस मामले में तो यहां पर उस घटना के बाद से लगातार पुलिस की तैनाती भी है और जो कुछ हुआ उसमें जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बिना पर अब पुलिस ऐसे लोगों को तलाश रही है जिन्होंने वहां पर माहौल खराब करने की कहीं ना कहीं कोशिश की थी। कैमरा की तस्वीरें बाकायदा पुलिस के पास हैं, ड्रोन से वहां पर निगरानी की जा रही थी, वो तस्वीरें हैं। बॉडी कैम थे पुलिस वालों के पास, उस सब में शक्लों को पहचाना जा रहा है और लोगों को ढूंढा जा रहा है जो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए थे। और साथ ही सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय थे, इस तरह के बयान दे रहे थे जिससे माहौल खराब हो सके, उनको भी पुलिस यहां पर देख रही है। तो 2 तरह से इस मामले में जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, बताइए कौन है 4 लोग जिनको और यहां पर गिरफ्तार किया गया इस मामले में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये चारों जो है तुर्कमान गेट इलाके के आसपास के रहने वाले हैं। इसमें एक मोहम्मद नावेद है, दूसरा मोहम्मद फैज है, तीसरा मोहम्मद उदयउल्ला है और चौथा एक और आरोपी है जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या अब 16 हो गई है और दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन सभी को बीती रात गिरफ्तार किया गया था। ये सभी वो लोग हैं जो कि तुर्कमान गेट हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव कर रहे थे और इनकी तस्वीरें वीडियो फुटेज में है, जिसके बेसिस पर इनकी पहचान हुई और पहचान करने के बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो तुर्कमान हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा कई यूट्यूबर्स हैं जिनसे पूछताछ हुई है और वो भी जांच के दायरे में हैं। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, अब 16 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जांच का दायरा बढ़ रहा है। कई और लोग हैं जो पुलिस की नजर में है, उनको तलाशा जा रहा है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं कि अब तक का क्या ताजा अपडेट है इस मामले पर। दिल्ली हिंसा मामले में बड़े खुलासे। गिरफ्त में एक और पत्थरबाज। पुलिस ने अब मोहम्मद इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इमरान सुल्तानपुरी इलाका का रहने वाला है। गिरफ्तार लोगों में ये पहला ऐसा शख्स है जो तुर्कमान गेट इलाके का नहीं है। इससे पहले गिरफ्तार सभी लोग तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं। 7 दिसंबर की रात तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ ने हिंसा की थी, पुलिस पर पथराव किया था। अब दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि कुछ महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। वीडियो के आधार पर कुछ महिला पत्थरबाजों की पहचान हुई है। पुलिस इन पर भी एक्शन ले सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली हिंसा मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान की गई है। उन 10 इन्फ्लुएंसर की पहचान करने के बाद एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर अफवाह फैलाई थी कि अदालत के आदेश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान तुर्कमान गेट के पास फैज इलाही मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। 10 इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी भी भूमिका की जांच चल रही है। जामिया में रहने वाली एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को नोटिस भेजा गया है कि वो जांच में शामिल हों। पुलिस की धरपकड़ लगातार चल रही है। पुलिस का ये कहना है कि जिन जिन लोगों के वीडियो सामने आए हैं उनको पकड़कर उनसे पूछताछ की जाएगी और लगेगा कि वो इस पूरे मामले में शामिल रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सोशल मीडिया निगरानी टीम ने एक वीडियो को देखने के बाद इस महिला को बुलाया था। कम से कम 10 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है जो अभियान के बारे में अफवाहें फैला रहे थे। प्रसारित की जा रही सामग्री भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत थी, जिससे हिंसा भड़क गई और कई लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया।
फिलहाल सोशल मीडिया टीम सभी प्लेटफॉर्मों पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रसारित होने वाली सामग्री पर बारीकी से नजर रख रही है। अधिकारियों ने कहा है कि गलत सूचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग ऐसी सामग्री फैलाते हुए पाए जाएंगे उन्हें तलब किया जाएगा। अगर तुर्कमान गेट के मामले में अब तक की बड़े अपडेट की बात करें, सुल्तानपुरी के रहने वाले इमरान उर्फ राजू नाम के पत्थरबाज की भी गिरफ्तारी हुई है। इमरान 12वां शख्स है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में ले रखा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जामिया नगर के एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से पूछताछ हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रात भर छापेमारी चलती रही। इस पूरे इलाके में BNS की धारा 163 लगाई गई है। तुर्कमान गेट के आसपास तीसरे दिन भी बाजार बंद रहेंगे। पुलिस ने एहतियातन बाजार को बंद रखने को कहा है ताकि भीड़ न जुट पाए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हालात उस समय बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने मस्जिद को अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान ध्वस्त किया जा रहा है और लोग वहां इकट्ठा होने लगे, जबकि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस के शिकंजे में वो सभी लोग हैं जिन्होंने इस अफवाह को फैलाया और मामला हिंसा तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं और अब हरिद्वार से खबर आपको बताते हैं जो हर की पैड़ी से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि वहां पर घाट पर जाने वालों से कागज के बारे में पूछा जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये पूछताछ की जा रही है हरिद्वार में। जगह है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी में गंगा स्नान के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ अब श्री गंगा सभा की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घाट किनारे दुकान या रेहड़ी लगाने वालों के आधार कार्ड देखे जा रहे हैं। मकसद ये जांच करना है कि इस क्षेत्र में कोई गैर हिंदू तो प्रवेश नहीं कर रहा। यह क्षेत्र अहिंदू निवास निषिद्ध क्षेत्र हो कि इसमें कोई अहिंदू नहीं रहेगा तो आसपासों से यहाँ अंदर आने के लिए कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता, जिसके कारणवश यह क्षेत्र सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है और जो हमारी हिंदुओं की यहाँ आस्थाएं हैं, धार्मिक भावनाएं पुष्ट होती हैं। उसके लिए क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध, अहिंदू निवास निषेध रहना चाहिए। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम कहते हैं कि उनकी संस्था हर की पैड़ी क्षेत्र के अलावा दूसरे घाटों पर भी ये बोर्ड लगाएगी कि यहाँ गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। हमने गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं से पूछा कि गंगा सभा जो पहल शुरू कर रही है उस पर उनका क्या कहना है। जो हिंदू या जो सनातनी यहाँ पे आता है वो अपने श्रद्धा कर्म करने के लिए, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए आता है, उसमें पवित्रता बनाए रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व इसके बीच में घुस के चोरी चकारी करना, छीना झपटी करना, वो सब काम करते हैं। वो सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसमें हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। भाई अपना सामाजिक आदमी है या दूसरे धर्म का आदमी है जी, इन सबको बनाए रखने के लिए ये चीज़ जरूरी है। धार्मिक स्थल अपने हैं, अन्य स्थल पर हम नहीं जा सकते। अपने श्रद्धालय किस तरह आ रहा, किस तरह नहीं, कोई अन्य धर्म के वहाँ थोड़े जा सकते बिना आई कार्ड के। हम गेट प्रवेश भी नहीं होने का, तो आई कार्ड जरूरी है बहुत 100%। किसी उस का जैसा आ रहा है, कोई किसी जैसा आ रहा है, अगर वो देख रहा है कोई यहाँ दारू पी रहा है, कोई गलत हरकत कर रहा है, नशा कर रहा है, तो वो गलत है ना। और गैर हिंदुओं की बात भी हो रही है तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी अगर किसी मस्जिद में या मक्का मदीना में नहीं जा सकते तो गैर हिंदू भी यहाँ नहीं आना चाहिए। तो सेंटिमेंट्स के लोग किस इंटेंशन से घुसते हैं, इट इज़ मस्ट के हर किसी की आइडेंटिटी रजिस्टर हो, सो दैट इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि किसने क्या किया है। इस मामले में प्रशासन ने कहा है कि जो भी कानूनी रूप से सही होगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है जो गंगा सभा की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि हरिद्वार के घाटों पर लगातार सत्यापन चलता है और किसी के ऊपर शक होने पर उसका पहचान पत्र मांगा जाता है। बहरहाल लोगों के बीच ये मिलीजुली राय है। गंगा घाट पर आए श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर इस क्षेत्र में आई कार्ड चेक होते हैं, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है पूर्ण रूप से, तो ये बेहतर
होगा। लेकिन अब ये मामला पूरा जिला प्रशासन के पास है और जिला प्रशासन को ही इस मामले में एक उचित व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रुका करके रखा। और अब बात करते हैं केजीएमयू विवाद की, जहां पर सीएम योगी से अपर्णा यादव जो है वो मिली हैं। केजीएमयू में हंगामे मामले में पुलिस से शिकायत उनकी तरफ से की गई है। आपको बता दें केजीएमयू प्रशासन ने थाने में यहाँ पर शिकायत की है और कल महिला आयोग और केजीएमयू प्रशासन के बीच दरअसल तीखी बहस इस मामले को लेकर हो गई थी। यूपी महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव जो कि कल दर्जनों लोगों के साथ केजीएमयू वीसी ऑफिस पहुंची थी और वहां पर हंगामे की खबर है, काफी बहस वहां पर हो गई और उसके बाद से ये मामला जो है वो आगे बढ़ा है। आपको बता दें कि केजीएमयू में एक डॉक्टर को लेकर भी विवाद है। उस डॉक्टर पर यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोप जो है वो लगे हैं और उसके बाद अब ये एक और मामला जहां पर नाराजगी नजर आई है केजीएमयू प्रशासन में और महिला आयोग के सदस्य अपर्णा यादव के बीच में। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें केजीएमयू जो है लखनऊ का वो चर्चा में बना हुआ है। इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो जरा आप देखिए। हमसे पहले बात करके नहीं आई है। मेरी तो यहाँ आज 5 सिलेक्शन कमिटीज लगी है, फैकल्टी के प्रमोशंस और कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के सिलेक्शन पे। तो मुझे तो बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं था कि वो यहाँ आएंगी। जब मुझे पता चला है, जब मैंने बाहर भीड़ देखी है, तो मैंने कहलवाया था कि वो पहले आ सकती है मेरे पास अंदर और वार्ता कर सकती है और फिर मैं उनके साथ बाहर जा सकती हूँ। पर उन्होंने अकेले अंदर आने से मना कर दिया और पूरा का पूरा मॉब घुस के तोड़फोड़ करा। जिस विषय को लेकर के मैं गई थी और मैं बहुत सौहार्दपूर्वक उनसे बात करना चाह रही थी, परंतु उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रोक करके रखा। उनके स्वयं के जो है गार्ड्स थे। मैं गई थी वहां पर, पहले से मीडिया भी मौजूद थी और मीडिया के पास भी सारे साक्ष्य हैं, सारी वीडियो फुटेज है कि किस तरह से उन्होंने 20 मिनट तक मुझे बाहर रुका करके रखा। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हूँ। जब मेरे प्रति, विमेन कमीशन के प्रति उनका इस प्रकार का व्यवहार है और उन पे लगातार एलिगेशन उनके डॉक्टर्स लगा रहे हैं कि उनको दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बात छुपा करके रखी जाती है और जो लोग पीड़ा देते हैं उन पे कभी एक्शन नहीं किया जाता है। नेशनल कमीशन ने उनके बारे में ये बात बोली है कि इनकी जो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट है वो संदिग्ध पाई जा रही है। तो किस प्रकार का केजीएमयू का शासन प्रशासन क्या चल रहा है? तो देखा आपने, केजीएमयू चर्चा में है। अपर्णा यादव को आपने यहाँ पर सुना जो कि वहां पर गई थी। उनका कहना है कि वो बातचीत के लिए यहाँ पर गई थी और उस दौरान जो है ये हंगामा यहाँ पर हो गया। अब केजीएमयू प्रशासन जो है वो पहुंचा है थाने इसकी शिकायत कराने के लिए। अपर्णा यादव पहुंची हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए और ये जो मामला है ये बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। डॉक्टर रमीज पहले ही यहाँ पर चर्चा में है केजीएमयू से, जिसको लेकर आरोप गंभीर लगे थे। धर्मांतरण का आरोप था और यहाँ पर यौन शोषण का आरोप इस डॉक्टर पर लगा था। उसके बाद से केजीएमयू लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और अब यहाँ पर एक और मामला जिसमें आमने सामने महिला आयोग के सदस्य अपर्णा यादव और केजीएमयू प्रशासन यहाँ पर सामने आ गया है, जिसमें आप देखिए हंगामा इतना हो गया कि मामला पुलिस थाने तक यहाँ पर पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख हम यहां पर करते हैं और आपको बताएं कि ये जो मामला है लखनऊ का केजीएमयू का, इस पर अब बड़ा रण होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लखनऊ केजीएमयू कांड में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर रमीज, जिसको पुलिस कई दिनों से यहाँ पर तलाश रही थी, उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मांतरण और यौन शोषण का गंभीर आरोप इस डॉक्टर पर लगा है। विशाखा कमेटी की जांच यहाँ पर की गई, उसमें पाया गया कि ये डॉक्टर जो है इन आरोपों का दोषी है। 16 दिनों से ये फरार चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि अपने किराए के घर से सामान लेने के लिए आया है और इस सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और इसको गिरफ्त में ले लिया है। 16 दिनों से फरार चल रहे इस डॉक्टर को आखिरकार यहां पर पकड़ लिया गया है और इस मामले में अब जो जांच है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। पुलिस का इस पर क्या कहना है वो जरा आप देखिए। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर
डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। रणवीर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रणवीर, दो बातों का जवाब आपसे यहाँ पर चाहेंगे। एक तो पुलिस की गिरफ्त में ये कैसे आया, क्योंकि 16 दिनों से फरार चल रहा था डॉक्टर रमीज, और दूसरा उस मामले के बारे में बताइए जहां पर महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव आमने सामने आ गई प्रशासन से, वहां थाने तक बात पहुंच गई, ऐसा क्या हो गया? देखिए, डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी कैसे हुई, पहले इस पे आते हैं। डॉक्टर रमीज उर्फ रमीजुद्दीन, जो कि केजेएमयू का डॉक्टर है, ये 16 दिन से फरार था। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और जिस जगह किराए पे रहता था वहां पर नोटिस भी जारी करके एक नोटिस चस्पा कर दिया था। मुखबिर बना रखे थे, सर्विलांस कर रहे थे, और इस बीच में कल जानकारी हुई कि डॉक्टर रमीज अपना कुछ सामान लेने अपने उस किराए के घर पे आ रहा है, जिस किराए के घर में वो रहता था। पुलिस को मुखबिर ने खबर दिया, पुलिस ने सर्विलांस बढ़ाया और वहां पर जाकर के पाया कि डॉक्टर रमीज अपना सामान लेने आया और सामान लेकर के वो कोर्ट जाकर के सरेंडर करना चाहता है, और इस वजह से जो पुलिस है उसने उसको वहां से गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी जब हुई, अब उससे पूछताछ करनी है, लेकिन फिलहाल उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो जब भी पुलिस को जरूरत होगी पूछताछ करने की तो कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, पुलिस रिमांड कस्टडी लेंगे और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। अब आ जाते हैं महिला आयोग के विवाद पर। दरअसल महिला आयोग का विवाद रमीज से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि केजेएमयू में लगातार चल रहे एक के बाद एक विवाद से जुड़ा हुआ है। इसमें एक केजेएमयू की सीनियर महिला डॉक्टर है जिन्होंने केजेएमयू प्रशासन से एक शिकायत की। उन्होंने कहा कि केजेएमयू के ही दूसरे डॉक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की, उनका दुपट्टा खींच लिया, इस तरह की शिकायतें थी। और ये जब मामला केजेएमयू प्रशासन ने नहीं सुलझाया तो वो महिला डॉक्टर पहुंच गई महिला आयोग। महिला आयोग पहुंच के उन्होंने शिकायत की, ऐसा अपर्णा यादव का कहना है, लेकिन केजेएमयू प्रशासन उस मामले को दबाने में लगा है और ये आरोप था। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कल वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद से मिलना चाहती थी और इसके लिए वो जा रही थी। इस बीच में अपर्णा यादव के कुछ समर्थक वहां पहुंच गए केजेएमयू, वहां पर वो इकट्ठे थे। कुछ केजेएमयू के लोग जो वीसी के समर्थन में थे वो भी वहां मौजूद थे और इस बीच में हल्की फुल्की झड़प हुई। और जब अपर्णा यादव पहुंची तो उन्होंने आरोप ये लगाया कि वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने उनसे मिलने से मना कर दिया। 20 मिनट तक वहां पर गहमा-गहमी चलती रही, धक्का मुक्की हुई, गमले टूट गए, दरवाजे की चिटकनी टूट गई, इस तरह का आरोप केजेएमयू प्रशासन लगा रहा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अपर्णा यादव आई तो उन्होंने कहा कि केजेएमयू में चाहे रमीज का मामला हो या फिर एक इंटर्न लड़की का मामला हो या फिर एक सीनियर महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला हो, केजेएमयू प्रशासन गंभीरता से काम नहीं कर रहा है और एक संवैधानिक पद पे बैठी महिला जो कि अपर्णा यादव है उनसे वीसी मिलने से बिल्कुल जाहिर रणवीर, वो तल्खी काफी बढ़ गई, तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब थाने मामला पहुंचा है, क्या शिकायत वहां पर की गई है? देखिए, केजेएमयू प्रशासन ने जो शिकायत की है उसमें ये कहा है कि वीसी से मिलने के नाम पर अपर्णा यादव के जब वहां पहुंची थी उनके पहले समर्थक वहां आए थे। वीसी का ये आरोप है कि वो अपर्णा यादव से मिलने से मना नहीं कर रही थी, लेकिन जिस तरह से समर्थक आ गए, बाहर इकट्ठे हो गए, उसकी वजह से वो नहीं मिली। और इसमें शिकायत ये दी गई है कि अपर्णा यादव के समर्थक वहां पर जाकर के हंगामा कर रहे थे। लेकिन ये मामला थोड़ा सा इससे अलग होकर के देखिए कि अपर्णा यादव ने सीएम से शिकायत की और अब सोनिया नित्यानंद राज्यपाल से मिलकर के शिकायत करना चाहती हैं। तो इस तरह से मामला अब राजनीतिक हो चला है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर मामला कुछ और, उसके बाद चर्चा में केजेएमयू, वहाँ पर महिला आयोग के सदस्य और जो सोनिया वहाँ पर देखती हैं प्रशासन, उनके बीच गहमा-गहमी होती है और अब मामला मुख्यमंत्री तक यहाँ पर पहुँच गया है और बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। रणवीर, आप रहेगा हमारे साथ। इस वक्त मेरठ से जुड़ी हुई खबर भी यहाँ पर बता देते हैं। मेरठ के कपसाड़ कांड में एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। महिला का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया है। संगीत सोम के समझाने के बाद अंतिम संस्कार हुआ है। 10 लाख के मुआवजे का चेक दिया गया है। 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा भी यहां पर दिया गया है। रणवीर, ये भी एक ऐसा मामला है जिसको लेकर काफी हंगामा होता हुआ यहां पर दिखा गया था। हत्या और अपहरण का मामला, बताइए अपराधियों के बारे में पुलिस क्या पता लगा पाई है और अब स्थिति शांत है वहां पर? देखिए, मेरठ का जो मामला है कपसाड़ गांव का, ये सरधना इलाके का है। सरधना जहां से संगीत सोम का भी विधायक होते थे, अभी अतुल प्रधान है समाजवादी पार्टी से। यहां एक महिला अपनी बेटी के साथ जंगल की तरफ जा रही थी। आरोप लगा कि उसी गांव के 2 सवर्ण जिन्होंने उस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए महिला पर हमला किया लोहे की रॉड से और महिला की ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। मौत होने के बाद अब महिला के जो परिजन है वो कह रहे हैं एक तो लड़की गायब है,
पुलिस उन आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है, पुलिस उन लड़की को बरामद नहीं कर पाई, इसलिए अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था। संगीत सोम पहुंचे, परिवार को समझाया, 10 लाख की आर्थिक मदद बिल्कुल। सरकार और ये नाराजगी जो है लोगों की इसी बात को लेकर थी कि इस तरह की घटनाएं पर आखिर कैसे की गई, और पुलिस पर अब कार्रवाई को लेकर जो है वो लोग मांग कर रहे थे। शुक्रिया रणबीर आपका सब जानकारी के लिए। उधर आप देखिए मेरठ में दबंगों ने ऐसा खूनी खेल खेला कि मां सुनीता की हत्या कर बेटी का सरेआम अपहरण करके वो ले गए, और इसी को लेकर ये जानकारी जो हमने आपको दी कि लोग नाराज थे वहां पर, और इस घटना ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है, चुनौती उसको दे डाली है। दबंग जिस वक्त दलित बेटी का हाथ पकड़कर खींच रहे थे, उस वक्त मां अपनी बेटी को बचाने के लिए दबंगों से भिड़ गई, लेकिन मां को बेरहमी से बदमाशों ने यहां पर मार डाला और बेटी का अपहरण कर वो फरार हो गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। दलित मां की बेरहमी से हत्या, हत्या के बाद बेटी का अपहरण, गुस्साई भीड़ ने सड़क पर किया प्रदर्शन। मेरठ के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? एक बेटी को कुछ दबंगों ने हाथ पकड़कर खींचा, उसे जबरदस्ती सरेआम अपहरण करके ले जाने की कोशिश हुई। एक बेटी के साथ ऐसा हो और मां खड़ी खड़ी देखती रहे, ये नामुमकिन है। मां ने दबंगों के सामने हिम्मत जुटाई और उनसे भिड़ बैठी, लेकिन अंत में एक मां हार गई। बदमाश मां पर भारी पड़ गए, उनके चेहरे पर चाकुओं से वार किए गए, वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और दबंग बेटी का अपहरण कर फरार हो गए। ये पूरी घटना तब हुई जब बेटी अपनी मां के साथ जंगल में चारा लेने जा रही थी। मृतक के बेटे ने पूरी वारदात के बारे में बताया। वो दलित समाज से आते हैं और उनका कहना है कि अपहरण करने वाले बदमाश राजपूत हैं, यानी ये मामला जाति से भी जुड़ा है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं, उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। उधर जब ये पूरा मामला सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि महिला और उसका परिवार दलित समाज से था। तो खुद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा मौके वारदात पर पहुंच गए। आखिरकार काफी देर बातचीत चली और अधिकारियों को 84 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। तब जाकर शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। इस बीच इस मामले में राजनीति भी गर्म हो गई। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने इस हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस घटना पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर डाली। फिलहाल बेटी की तलाश की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोचने के लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। उम्मीद है जल्द उनको पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने किस तरह का ये मामला है जिसको लेकर लोग वहां पर काफी आक्रोशित थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। महिला हत्याकांड की एसपी विधायक ने यहां पर निंदा की है। मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग अब समाजवादी पार्टी कर रही है। सरकार तो हमेशा ये कहती है लॉ एंड ऑर्डर में कि भाई ये हालांकि बुलडोजर में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने तो पूर्व में भी, चाहे वो किसी के घर पर भी चला, तो बुलडोजर की कार्रवाई को भी सही नहीं माना। लेकिन जब आपने एक जगह कार्रवाई कर रखी है तो दूसरे लोग तो मांग करेंगे ना। तो अभी यही मांग कर रहे हैं। तो सब लोग मांग करते हैं। आप बताओ कैसे आदमी, जैसे आपने कोई बड़ी कार्रवाई कहीं पे कर दी, तो बड़ी कार्रवाई कर दी तो जिसके साथ उसी तरह घटना घटेगी तो वो भी तो यही कहेगा कि ये काम कर दो। रवीश हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, 10 टीमें बनाई गई हैं, बेटी अब भी लापता है। क्या पुलिस को कुछ सुराग यहां पर मिल पाया है, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ रहा है? जी बिल्कुल ताबिश, और यही वजह है कि आप देखिए कि उस गांव की ओर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज कापसड़ा गांव जाने की कोशिश कर रहा है, और जो चंद्रशेखर आजाद हैं, नगीना के सांसद हैं, वो भी आप देखिए कि उनके भी आने की खबर है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि किसी को भी उस गांव की ओर जाने न दिया जाए। और अभी तक 6 लोग इस पूरे मामले पर उनको डिटेन किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि आखिर ये जो लोग हैं जो जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने अपहरण किया था, वो आखिर कहां हैं। 48 घंटे बाद में भी उनका कोई अता पता नहीं है, जबकि एक दलित बेटी का अपहरण होता है, दलित लड़की का अपहरण होता है और उसकी जो मां है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जो 48 घंटे बाद में भी जो ये अभी तक अपहरण करता है वो नहीं पकड़ा जा सका है। और यही वजह है कि बार बार जो है वो फैमिली के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जब गांव का ही एक शख्स है जिसकी पहचान भी हो चुकी है कि आखिर वही ये शख्स है जिसने उसके ऊपर में आरोप है मां की हत्या का, बेटी के अपहरण का, तो आखिर उसको क्यों नहीं अभी तक पकड़ा जा सका है। और इसी के वजह से पूरा जो गांव की ओर जाने वाला रास्ता है वहां पर आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा उत्तर प्रदेश को डिप्लॉय किया गया है। ये जो रास्ता है सिवाय टोल की तरफ जाता है, इस रास्ते को भी बिल्कुल जाहिर तौर पर हम देख पा रहे हैं आपके पीछे रवीश के पुलिस की व्यवस्था वहां पर एकदम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ है और बड़ी तादाद में वहां पर फोर्स भी देखने को मिल रही है। आप रहिएगा वहां पर, आप नजर बनाए रखिए इस मामले में क्या ताजा डेवलपमेंट आते हैं।